नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे लेवल प्रथम की विस्तृत विज्ञप्ति के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो में और बात करेंगे मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उनके बारे में। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने रीट 2022 में कैटेगरी में कुछ अलग लिख दिया था, हम अदर स्टेट के हैं तो क्या होगा, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। और साथ ही ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं जिनके प्रमाण पत्र पूछ रहे हैं कि वो नया होना चाहिए या फिर पुराना वाला भी चल जाएगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो में लगातार बने रहिए, आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले दे रखा है आपके ये एक से कक्षा 1 से 5 तक के लिए है लेवल प्रथम वाला। और इसमें सबसे पहले यहाँ पर लेवल प्रथम की पोस्टों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। नॉन टीएसपी एरिया की है, ये टीएसपी एरिया की है। और ये कुल आपकी पोस्टें हैं उनके बारे में 21,000 पोस्टें हैं। और नॉन टीएसपी की सामान्य शिक्षा की आप देख रहे हैं 17,563। और ये विशेष शिक्षा को मिला के आपके 19,192 पोस्टें गैर अनुसूचित क्षेत्र की हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं। यहाँ पर दे रखा है अभ्यर्थियों तो सामान्य निर्देश। तो अभ्यर्थियों के सामान्य निर्देश क्या है, बता रखे कि आप रीट 2021 या फिर रीट 2022, क्योंकि लेवल प्रथम के थे जिनकी रीट 2021 भी वैलिड हैं। तो उसके बाद देखिए बता रखा है कि आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं। आप अगर इतने से आप रीट पास हो तो सामान्य वर्ग का है कोई अभ्यर्थी टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया का 60% अंकों के साथ, वो आपको पता है ये होना चाहिए। एसटी वर्ग 55% है जो रहेंगे नॉन टीएसपी एरिया के। टीएसपी एरिया के 36% अगर हैं तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो 55% अंक आपके रीट 2021 या 22 के अंदर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके अगर रीट 2021 और 22 में 50% अंक हैं तो आप इस आवेदन को कर सकते हैं। फिर दिव्यांग श्रेणी में निम्नानुसार आने वाले व्यक्ति, दोनों ही टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों हैं, तो 40% आपका अगर रेट 21 और 22 में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और शहरी जनजाति के व्यक्ति हैं वह 36% अंकों के साथ इस भर्ती में आवेदन को भर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। और उसके बाद बता रखा है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक और प्रशैक्षिक परीक्षाओं एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 और रीट 2022 से संबंधित समस्त सूचनाएं, जैसे रोल नंबर है, प्राप्तांक है, पूर्णांक है, उत्तीर्ण करने का वर्ष है, विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम और विषय, ये सब भरने आपको अनिवार्य हैं। उसके बाद बता रखा है अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमबद्ध प्राथमिकता भरनी है। यानी आपको किस जिले के अंदर पोस्टिंग सर्वप्रथम लेनी है, आप वरीयता देनी है आपको। आप पहले किस जिले में, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप किस जिले में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, तो इस अनुसार से आपको वरीयता देनी होगी। अभ्यर्थियों को गैर अनुसूचित क्षेत्र, नॉन टीएसपी एरिया एवं अनुसूचित क्षेत्र के जिलों की प्राथमिकता भरना अनिवार्य है। यानी आप इन दोनों जिलों की क्रमबद्धता आपको भरनी होगी। उसके बाद बात करते हैं, फिर बता रखा कि आपकी अध्यापक पात्रता परीक्षा पास होनी आपको अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आगे बात यहाँ बता रखा है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, आप ऑनलाइन आवेदन कैसे भरेंगे उसके बारे में इस वीडियो यहाँ पर बता रखा है। और तो दोस्तों, बताया गया है कि आप एसएसओ आईडी से भर सकते हैं अपनी, और या फिर जो कर्मचारी चयन बोर्ड की ये वेबसाइट दे रखी है इस पर जाकर आप भर सकते हैं। नहीं तो आप सीधा आप ऐसा करिए, आप अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करके आपको सिटीजन ऐप्स के अंदर जाना है। और उसके बाद में रिक्वायरमेंट पोर्टल है, वहाँ का चयन करना, फिर अप्लाई नाउ पर वहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके पश्चात अभ्यर्थी को चयनित पद का आवेदन खुलेगा। यानी आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदन में अभ्यर्थी सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको रीट एग्जाम लेवल आपको चूज करना, आप किस लेवल से, अब हम प्रथम लेवल की बात कर रहे हैं। फिर कौन सा वर्ष का है, और फिर आपके रोल नंबर डालने हैं, यानी आपने कौन सी रीट पास करी, 21 वाली है या फिर 22 वाली, वो आप यहाँ पर डालना है। फिर गेट डाटा ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके डाटा आ जाएगा सामने, जैसे आपका नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आपने पहले फॉर्म भरा था वो आपका सब विवरण आ जाएगा। फिर हैं दोस्तों संशोधन। अगर आप चाहते हैं कि रीट 2021 या 22 में आपने जो भी
डाटा उस समय भरा था, कोई भी आपने चीज़ डाली थी, नाम में है या कैटेगरी है, कुछ भी है, तो आप चाहते हैं कि अब मैं इसमें संशोधन करूं, तो यहाँ पर आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, ये दे रखा है, संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर है क्या बता, उक्त विवरण में संशोधन हेतु प्रार्थी को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संपर्क करना होगा। अगर मान लीजिए आपके किसी भी प्रकार की यहाँ पर मिस्टेक है रीट 2021 या 22 के अंदर, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, आपको कहाँ से संपर्क करना पड़ेगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में आपको संपर्क करना होगा, या तो फोन से कीजिए या फिर आपको व्यक्तिगत रूप से वहां पर जाकर पता करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए बात करते हैं, शेष विवरण आवेदन पत्र के अनुरूप भरा जाएगा। फिर है तो आवेदन पत्र में दे रखा है, वो सब कुछ चीजें आपको वहां पर भरनी होगी। फिर बात करते हैं, फिर बता रखा है समस्त विवरण भरने के पश्चात संतुष्ट हो जाने की स्थिति में उसको फॉर्म का प्रीव्यू उपलब्ध होगा, जिसको फाइनल सबमिट करने के पश्चात शुल्क जमा किया जाएगा एवं अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन क्रमांक अंकित आवेदन पत्र की अभ्यर्थी को प्रिंट निकाल लेनी चाहिए, यानी आपको फिर एप्लीकेशन आईडी प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। फिर बात करते हैं, फिर दोस्तों वैसे इस आवेदन भरने की पूरी प्रक्रिया दे रखी है, तो इसको अपन बाद में बात और कर लेंगे, क्योंकि इसमें वैसे कोई नहीं है, आप खुद इसको देख सकते हैं खुद। और फिर देखिए छठा पॉइंट देखिए, यानी आपको एप्लीकेशन आईडी वहां पर प्राप्त होनी बहुत जरूरी है। अगर एप्लीकेशन आईडी प्राप्त नहीं होती है, सिर्फ आप प्रीव्यू देख लेते हैं और सबमिट प्रीव्यू आपने फॉर्म का देख लिया, तो आपका फॉर्म वो सबमिट नहीं होगा। आपको एप्लीकेशन क्रमांक प्राप्त होंगे तभी जाकर आपका फॉर्म माना जाएगी आपका फॉर्म भर गया है। कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आप ई मित्र पर जाइए, अपना आपका फॉर्म भर जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है पॉइंट नंबर 8, अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर हेल्प डेस्क या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर नहीं है तो फिर ई मित्र हेल्पलाइन नंबर है, ये दे रखे हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी, आप वहां से भी पता कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात दे रखी है 9 नंबर पॉइंट, आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र हैं उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने या तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगा। यानी आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी छुपा रहे हैं या आप जिस कैटेगरी के हैं और उसी का आपको लाभ दिया जाएगा, उसी में ही आपको आवेदन करना है। अगर आप उस कैटेगरी के नहीं हैं, आप उस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर गलत सूचना पाए जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा विज्ञप्ति में बता रखा है। आगे चलिए बात करते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। फिर यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात की गई है, जो आप देख सकते हैं अलग अलग वर्ग की अलग अलग फीस दे रखी है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, आगे चलिए बात करते हैं। फिर यहाँ पर आरक्षण की जो चीज़ें हैं, किस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर विस्तारित बता रखा है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उसके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पर आपकी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता रखा है कि आप 1 से 5 तक इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं, तो आपके निम्नानुसार आपकी योग्यता होनी चाहिए, जो आप देख सकते हैं, आप जानते हैं सभी लोग किस किस प्रकार की इसमें योग्यताएं दे रखी है। ये आपके पास डिग्रियां होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं। फिर बता रखा है दोस्तों के लेवल प्रथम के 6.5 में देख रहे हैं हम, लेवल प्रथम के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मापदंडों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, शहरी एवं विशेष योग्यजन वर्ग एवं सामान्य वर्ग की विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए निर्धारित अर्हक अंकों में निम्नानुसार 5% अंकों की छूट देगी। यानी आपकी जो भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं किसी प्रकार की, उनमें इन वर्गों को 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं 6.6 की, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के निर्धारित अंतिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं जैसे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। यानी आप किसी भी प्रकार की शैक्षणिक हो प्रशैक्षणिक हो, आपकी योग्यता जो फॉर्म अभी ये भरा जा रहा है, ये फॉर्म भरने की लास्ट तारीख तक आपके पास सभी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। अगर इसके बाद में आपके पास कोई डिग्री प्राप्त होती है तो वो आप इस भर्ती के लिए योग्य नहीं है। आगे बात करने वाले दोस्तों, ऐसे प्रमाण पत्रों के बारे में भी बता रखा है कि कौन व्यक्ति इसके लिए योग्य है कौन नहीं है, वो आगे बात करने वाले हैं। आगे देखिए,
फिर दोस्तों यहाँ पर आयु की बात करके न्यूनतम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आपकी आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। बल्कि 40 वर्ष से अधिक कैसे, अलग अलग वर्गों को यहाँ पर अलग अलग छूट दे रखी है, जो आप इस विज्ञप्ति को डाउनलोड करके इसको पढ़ें। अगर आपकी ज़्यादा आयु है तो आप इसको देख लें कि आप योग्य हैं या नहीं है। इस पर हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी बात करें ये आपका फॉर्म कब भरा जाएगा, तो आप लोगों को बता दें ये फॉर्म आपका 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक आपका ये फॉर्म भरने वाला है। तो दोस्तों पिछली बार भी काफ़ी लोगों को इसके बारे में समस्या हुई थी, क्योंकि फॉर्म भरा नहीं, फिर कैसे हमारा फॉर्म भरा नहीं। तो इस बार दोस्तों बिल्कुल गलती नहीं करनी, आप लोगों को ये तारीख, अंतिम तारीख नहीं देखनी, उससे पहले पहले अपना आवेदन भर दें। चलिए आगे बात करते हैं। फिर परीक्षा का आपको सभी को पता है, परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी से 28 फरवरी तक होनी है। फिर कोई विशेष यहाँ पर जानकारी है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में प्रावधान, यानी आपको कब किस वर्ग का फायदा दिया जाएगा। पहला देखिए, अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष से तो आरक्षित पदों का लाभ तभी दे होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत अभ्यर्थी निम्नानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है। आपकी मूल दस्तावेजों की जांच होगी और उसके बाद में अगर आप उस वर्ग के लिए पात्र हैं तभी आपको उस भर्ती में नियुक्ति दी जाएगी। उसके बाद में आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। आपको मूल निवास और जाति निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये आपको प्रस्तुत करना होगा, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो। उसके बाद बात करते हैं, देखिए दोस्तों आगे मैंने बात की थी ना, जो अदर स्टेट के हैं और राजस्थान में रह रहे हैं, तो उनको उस वर्ग का कैसे लाभ दिया जाएगा, देखिए आगे बताने वाला हूँ आपको, बने रहिए वीडियो में। और उससे पहले एक और विशेष बात बता रखी, आपके जिस वर्ग का आपको फायदा लेना है, चाहे आप ओबीसी में हो, चाहे SC ST EWS किसी भी वर्ग में हो, तो आपका ये प्रमाण पत्र है जो बना हुआ कब का होना चाहिए, यानी जो आवेदन भर रहे हैं उस दिनांक, अंतिम दिनांक से पहले का होना चाहिए। और दोस्तों तभी आपको उस वर्ग का फायदा दिया जाएगा। लेकिन एक 17 अक्टूबर 2022 को एक परंतु जोड़ा गया है। क्या कहा गया है उसमें, यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ पत्र लिया जाएगा या लिखा जाएगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था। यानी आपसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा और उसमें आपसे ये स्पष्ट करवाया जाएगा कि आप पात्रता रखते थे, तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। यानी अगर मान लीजिए आप उस समय किन्हीं भी कारणवश से आपके पास नहीं था या नहीं बन पाया, तो आपसे एक शपथ पत्र लिखा लिया जाएगा, या आप किन्हीं कारण से उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए अपने प्रमाण पत्र को, तो आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा और उसमें आपसे कह दिया जाएगा कि आप इस दिनांक तक आपके पास ये चीज़ थी लेकिन आप ये बता नहीं पाए। और अगर इसके बाद में ये जांच करेंगे और अगर आपकी सूचना गलत पाई जाएगी तो आपको इस वर्ग का लाभ नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए कि जाति प्रमाण पत्रों की वैधता, जैसे देखिए पहला पॉइंट है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के विधिक संबंध शपथ पत्र के आधार पर मानी के। अगर आप मान लीजिए क्रीमी लेयर में नहीं है तो आपसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते, तब आपको 3 वर्ष की इसकी में छूट दी जाएगी। क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान्य मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। तो यानी 3 वर्ष तक आपको ऐसा आप करके शपथ पत्र के आधार पर इस प्रमाण पत्र को काम ले सकते हैं। चलिए आगे बात करने वाले हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर अच्छा पॉइंट है कि ये देखिए आप कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उसी वर्ग का लाभ दे होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कह दिया गया है कि आपके पिता के नाम, निवास उनका और आय के आधार पर अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र हैं अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का, तो आपको लाभ दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पति के नाम,
और उनके निवास, उनकी आय के आधार पर आपके पास कोई भी प्रकार का जातीय प्रमाण पत्र है तो आपको उस वर्ग का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिए। मैं बता रहा था ना, जैसे मान लीजिए कोई अदर स्टेट का है महिला जो शादी करके यहाँ पर आ गई है, लेकिन अगर उनके पास राजस्थान में अपने पिता के नाम का कोई मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास है, तब तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा, जिस वर्ग में, चाहे आप ओबीसी में हो चाहे किसी वर्ग में हो। और अगर आपने अपने पति के नाम से कोई मूल निवास बनाया है या जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो आपको इस भर्ती में लाभ नहीं दे होगा इस विज्ञप्ति के अनुसार। और ज्यादा जानकारी के लिए इसके बारे में पता करें, लेकिन विज्ञप्ति के अनुसार आप लोगों को इसमें लाभ नहीं दे होगा। चलिए आगे बात करने वाले हैं। अनुसूचित जाति जनजाति शहरी आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निम्नानुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देगा, और पति के नाम पर जारी प्रमाण पत्रों का लाभ नहीं माना जाएगा। और दोस्तों अब बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस वर्ग की। क्या बता रखा है, यानी इसको मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। एक वर्ष के लिए आपका इनकम एंड असेसमेंट सर्टिफिकेट एक वर्ष के लिए मान्य होता है। एक बार उक्त इनकम एंड असेस्ड सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंड पात्र हैं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी आपका सर्टिफिकेट ही मान लिया जाएगा। अधिकतम 3 वर्ष के लिए मान जाएगा। यानी आप अगर पात्र हैं, आपकी 8 लाख आय नहीं है और आपका वही पुराना प्रमाण पत्र है, उसी को मान लिया जाए। किसके आधार पर? एक शपथ पत्र लिया जाएगा कि आपकी 8 वर्ष से अधिक आय, 8 लाख से अधिक आय नहीं है और आप सभी योग्यताओं उनको पूरा करते हैं, मानदंडों को पूरा करते हैं, इसलिए आपको अधिकतम 3 वर्षों के लिए इसके बारे में छूट दी जाएगी। फिर बात करने वाले हैं, बता रखा है पॉइंट, अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता से संबंधित परीक्षाएं ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित अंतिम दिनांक से पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक प्रशिक्षण की योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यता संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यानी आपको सभी आपके मूल दस्तावेज है उस समय प्रस्तुत करने होंगे। और दोस्तों विवाह प्रमाण पत्र आपके नहीं बना हुआ है तो आप जल्दी से अपना विवाह प्रमाण पत्र बना लीजिए ताकि आपको फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। चलिए आगे बात करते हैं। और फिर दोस्तों वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा है तो इस विज्ञप्ति को आप जरूर पढ़ लें डाउनलोड करके। और वैसे ही आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने की यहाँ पर सिलेबस और वो सब चीज़ें आ गई है, तो मुख्य मुख्य बातों पर हमने इस वीडियो में बात कर ली है। और वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। और भी मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें प्रमाण पत्रों के बारे में है और काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं आप लोगों को सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।